Hello students, today we will start new chapter employment and unemployment. मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है बेटा हमारी। इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड टर्म का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। और फर्स्ट चैप्टर इसमें जो सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग है वो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बेटा। बेसिक कंसेप्ट व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देखा जाए तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड आर एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क। लोग एबल भी हैं, विलिंग भी है वर्क करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, लेकिन उनको वर्क नहीं मिलता है। आर नॉट गेटिंग वर्क एग्जिस्टिंग वेज रेट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है बेटा? when people are willing to work at the existing wage rate and are able to work but are not getting work, that situation is called unemployment. सेकंड है इसमें हु इज़ वर्कर। तो वर्कर कौन होगा बेटा? वर्कर जो कोई किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या हो, इंगेज हो, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? वर्कर कहते हैं बेटा। तो वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु आर इंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में क्या है, लगा हुआ है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड वर्कर, ठीक है। और ये इंडिविजुअल जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में मतलब इंडिविजुअल जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, तो इट्स मीन इसका मीनिंग क्या है? कंट्रीब्यूट टू जीडीपी बाय रेंजिंग हिज सर्विस। वो अपनी सर्विस दे के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर्स। अब वर्कर्स के टाइप्स हो गए हैं। वर्कर्स में बी क्लासिफाइड एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड हायर वर्कर्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मीन वर्कर हु आर इंगेज इन देयर ओन बिजनेस। अपने ओन बिजनेस में इंगेज हैं बेटा, या और प्रोफेशन, खुद से जो कोई भी अपना कोई प्रोफेशन, कोई भी काम स्टार्ट कर रखा, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ओन जो बिजनेस होगा या ओन प्रोफेशन जो भी है उनका, तो उन पर्सन्स को हम क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। यानी कि वो अपनी सर्विस किसी और को प्रोवाइड नहीं कर रहे, खुद से ही उन्होंने अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट कर रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि एक फार्मर जो अपने फार्म्स में काम करता है, फार्म में काम कर रहा है एक फार्मर, तो वो जो फार्मर अपने फार्म में वर्क कर रहा है, ओन फार्म, तो इट्स मीन वो क्या कर रहा है? मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स कहा जाएगा उसको। कोई एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी ओन फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, तो इट्स मीन वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है। सेकंड बेटा हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड जैसे नाम से भी क्लियर है, दीज आर दोज वर्कर हु वर्क फॉर अदर, जो दूसरों के लिए काम करते हैं। दे रेंडर देयर सर्विस, अपनी सर्विस देते हैं टू अदर, एंड एज रिवार्ड गेट वेजेस, सैलरीज, और मे बी दे आर पेड इन काइंड। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड हायर्ड वर्कर्स, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अदर्स को, और उसके बदले में उन्हें या तो रिवार्ड दिया जाता है, या वेजेस मिलती हैं, या सैलरीज उनको दी जाती हैं, और हो सकता है पेमेंट इन काइंड भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए प्रूफ रेंडर वर्किंग इन ए पब्लिकेशन हाउस, या ए टीचर वर्किंग इन ए स्कूल। एक जो टीचर है स्कूल में वर्क कर, कोई भी कहीं भी वर्क अदर उसमें काम कर रहा है, जैसे कोई एक पर्सन है जो किसी फैक्ट्री में जाके जॉब करता है, तो इट्स मीन वो कैसा वर्कर है? हायर्ड वर्कर से बेटा। अब है नेक्स्ट इसमें कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स। जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्दर 2 कैटेगरीज, एक आपकी कैजुअल वर्कर्स की, सेकंड इज रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर्स, दीज आर द डेली वेजेस, जो डेली वेजर्स
जो डेली वेजेस पे काम करने वाले होते हैं बेटा, उन पर्सन्स को हम क्या कहते हैं, कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। दे आर नॉट देयर एम्प्लॉयर ऑन रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पे भी नहीं होते हैं और इन्हें कोई सोशल बेनिफिट लाइक जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी और पेंशन वगैरह भी नहीं प्रोवाइड की जाती है कैजुअल वर्कर्स को। सेकंड होते हैं बेटा रेगुलर वर्कर्स। ये कैटेगरी चल रही है, हायर्ड वर्कर्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, कैजुअल वर्कर्स की। सेकंड कौन सी है बेटा, रेगुलर वर्कर्स की। तो कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं डेली वेजर्स होते हैं, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है, इनको कोई प्रोविडेंट फंड या पेंशन या इंश्योरेंस कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। लेकिन जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं ये परमानेंट पेरोल होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं बेटा, और इन्हें क्या है सोशल सिक्योरिटीज़ बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, पेंशन वगैरह है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, ये सारी चीज़ इनको प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं बेटा आर अनस्किल्ड वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स को हम अनस्किल्ड वर्कर्स भी कहते हैं। और जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं बेटा, ये जो कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे काम करते रहते हैं। लेकिन जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। लाइक कोई इंजीनियर वगैरह है जो किसी फैक्ट्री में वर्किंग है, तो उनको हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्कर्स। तो जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको अनस्किल्ड वर्कर्स के नाम से भी जाना जाता है और रेगुलर वर्कर्स को बेटा हम स्किल्ड वर्कर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें बेटा ये बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हु इज़ वर्कर्स या डिफाइन करें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, हायर्ड वर्कर्स, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मतलब वन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये टेबल बना दी है बेटा टाइप्स ऑफ वर्कर जो अभी हमने डिस्कस किए थे। तो टाइप्स ऑफ वर्कर्स में 2 टाइप्स वर्कर्स हो गए थे बेटा, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, ठीक है, जो अपने ओन बिजनेस या प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, और जो दूसरों के लिए वर्क करते हैं, डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, अदर पीपल्स के लिए जो उन्हें हायर्ड करते हैं उनके लिए, तो दैट इज़ हायर्ड वर्कर्स। फिर हायर्ड वर्कर्स डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट इज कैजुअल वर्कर्स, सेकंड इज रेगुलर वर्कर्स, ठीक है। तो कैजुअल वर्कर्स जो डेली वेजेस पर परमानेंट रोल पे नहीं होते हैं और कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन्हें नहीं दिया जाता है। रेगुलर वर्कर्स उन परमानेंट रोल पे होते हैं बेटा वो, एंड इनको क्या है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये भी आपकी कंसेप्ट बेस है, लेबर सप्लाई का मीनिंग और लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स आर डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेबर सप्लाई का मीनिंग बेटा। तो लेबर सप्लाई रेफर टू अमाउंट ऑफ लेबर दैट आर द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कोरस्पॉन्डिंग ए पर्टिकुलर वेज रेट। जो पर्टिकुलर वेज रेट के अकॉर्डिंग वर्कर्स ऑफर करते हैं, पर्टिकुलर वेज रेट के अकॉर्डिंग विलिंग है काम करने के लिए, उनको हम क्या कहेंगे बेटा, लेबर सप्लाई कहेंगे। जैसे यू मे बी एबल टू वर्क 10 आवर ए डे बट विलिंग टू वर्क ओनली 6 आवर ए डे एट ए पर्टिकुलर वेज रेट। जो वेज रेट दी जा रही है, आप एबल हो कि आप 10 घंटे काम कर सकते हो 10 आवर्स, लेकिन आप जो वेज रेट दी जा रही है, जो सैलरी आपको दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप 6 घंटे या 6 आवर ही वर्क करना चाहते हो, ठीक है। तो लेबर सप्लाई इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैन आवर ऑफ वर्क। लेबर सप्लाई को बेटा याद रखना हम किस में मेजर करते हैं, इन टर्म ऑफ मैन आवर्स। इन टर्म ऑफ मैन आवर्स का मीनिंग ये होता है कि वो कितने जो वर्कर्स हैं वो कितना टाइम, कितने आवर्स वर्क करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको एग्जांपल दिया, एबल तो आप 10 आवर्स तक काम कर सकते हो, लेकिन आप वर्क जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है, जो आपको वेजेस दी जा रही हैं, उस पर आप विलिंग हो ओनली 6 आवर काम करने के लिए। तो जो लेबर सप्लाई होती है बेटा, उसको हम मैन आवर्स ऑफ वर्क में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और जो इसमें है ए मैन डेज कोरस्पॉन्डिंग 8 मैन आवर इक्वल टू 1 मैन डे, यानी कि जो 8 मैन आवर्स हैं वो किसके इक्वल है बेटा, 1 मैन डे के इक्वल मानी जाएंगी, ठीक है। तो लेबर सप्लाई याद रखना किस में मेजरमेंट की जाएगी, मैन आवर ऑफ वर्क के अंदर मेजरमेंट की जाती है, नंबर ऑफ पर्सन में हम काउंट नहीं करते हैं। और ये एग्जिस्टिंग वेज रेट, इट इज़ ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू वेज रेट। ये वेज रेट के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, हमेशा एस्टिमेट की जाती है। नेक्स्ट है लेबर फोर्स। ऑन द अदर हैंड रेफर टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, ठीक है।
लेबर फोर्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, जो एक्चुअली वर्क भी कर रहे हैं और विलिंग भी हैं। जैसे मान लो कि टोटल 50% है और 15% में से उनमें से 30% तो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, उनको एग्जिस्टिंग वेज उनको वर्क मिल गया है, वो 30% क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। और जो विलिंग है 20% क्या है? विलिंग है बेटा। तो टोटल कितनी होगी लेबर फोर्स हमारे पास? 50 हो गई है, जो एक्चुअल में वर्क भी कर रहे हैं, वर्किंग भी हैं और विलिंग है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं होता। लेबर सप्लाई आपने देखा वेज रेट से रिलेटेड होती है, लेकिन लेबर फोर्स जो होती है वो वेज रेट से रिलेटेड नहीं होती है। नेक्स्ट है बेटा इसमें डिफरेंस बिटवीन द लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखो कि जो लेबर सप्लाई है, लेबर कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट, लेबर सप्लाई जो होती है इट रेफर टू सप्लाई ऑफ लेबर कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट। सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैन डे ऑफ ए वर्क एंड इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट। लेबर सप्लाई हमेशा किस में मेजर की जाएगी? मैन डे ऑफ द मैन डेज ऑफ वर्क में, और हमेशा ये किससे रिलेटेड होगी बेटा? वेज रेट से। लेकिन जो लेबर फोर्स होती है इट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड और विलिंग टू वर्क। इसमें जो एक्चुअली वर्किंग है और विलिंग है दोनों को इंक्लूड किया जाता है, और इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। सेकेंड डिफरेंस देखो, ध्यान से समझना इसको। सप्लाई ऑफ लेबर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। यहाँ पर लेबर की जो सप्लाई है वो इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन क्या है? सेम है। जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं लेबर सप्लाई के अंदर बेटा, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? 10 वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स सेम ही है बेटा, लेकिन सप्लाई क्या हो सकती है? लेबर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है? तो आपने देखा कि जो लेबर सप्लाई है वो मेजर की जाएगी इन टर्म ऑफ मैन डेज के अंदर, या मैन आवर ऑफ, जो कितने घंटे वो वर्क करा है, मैन आवर ऑफ वर्क के अंदर मेजरमेंट की जाती है। जैसे मान लो कि वर्कर्स तो 10 ही है हमारे पास, लेबर सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। ये जो 10 लेबर है, पहले जो एग्जिस्टिंग वेज रेट थी उसके ऊपर मान लो कि जो एग्जिस्टिंग वेज रेट थी उनको 1000 एग्जिस्टिंग वेज रेट पे ये कितना काम कर रहे थे? ओनली 6 आवर काम करना चाहते थे। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 10 नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास। उस टाइम एग्जिस्टिंग वेज रेट कितनी थी? 1000 थी बेटा। और कितने घंटे काम करना चाहते थे? 6 आवर्स। ठीक है, अगर इसी पे वेज रेट 1200 कर दी जाए तो लेबर ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ वर्कर्स तो मान लो 10 ही है, लेकिन ये 6 आवर के कंपैरिजन में क्या करना चाहते हैं? ज़्यादा टाइम काम करना चाहते हैं। मान लो 6 से 8 आवर काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? जितना वो अपना टाइम बढ़ा रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा टाइम वो काम कर रहे हैं, तो लेबर सप्लाई क्या हो रही है? इसका मीनिंग इंक्रीज हो रही है। पर नंबर ऑफ पर्सन देखे जाएं सेम है, लेकिन उन्होंने जो अपना टाइम पीरियड इंक्रीज किया है तो इसमें लेबर सप्लाई क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है बेटा। ठीक है, क्योंकि लेबर सप्लाई को हम मेजरमेंट करते हैं किसमें? मैन डेज ऑफ वर्क के अंदर, या इन टर्म ऑफ मैन आवर ऑफ ए वर्क। ये यहाँ पे इसका मेजरमेंट का तरीका दे रखा है बेटा। इसमें आपने देखा था कि 8 मैन आवर इक्वल टू 1 मैन डे। नेक्स्ट है इसमें, बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैन डे ऑफ पर्सन, और पर्सन डेज 1 पर्सन डे रेफरिंग टू 8 आवर ऑफ वर्क। यानी कि एक पर्सन जो 8 घंटे काम करता है तो उसका मतलब क्या है? 8 आवर जो वर्क करने का मतलब मीनिंग क्या है? पर्सन डे, यानी कि 1 पर्सन डे, एक पर्सन डे हो गया है, यानी कि कोई भी 8 आवर जो वर्क कर रहा है। तो जितना वो टाइम इंक्लूड एक्सटेंड करता जाएगा 8 आवर से एक्स्ट्रा जितना भी काम करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो उसमें पर्सन डेज में इंक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या रहते हैं? सेम। जो टाइम पीरियड बढ़ा है वो क्या शो कर रहा है? लेबर सप्लाई को शो करता है बेटा। नेक्स्ट इसमें लेबर फोर्स का अगर सेकंड पॉइंट देखें, बिकॉज इट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन। लेबर फोर्स को तो हम नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ वर्कर्स में मेजरमेंट करते हैं बेटा। तो लेबर फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज ओनली व्हेन नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे तभी लेबर फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज होगी जब नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली क्या है? वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट है बेटा इसमें
वर्कफोर्स, अगर हम वर्कफोर्स की बात करते हैं तो वर्कफोर्स रेफर टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट काउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। ओनली जो एक्चुअल में वर्किंग है बेटा उन्हीं पर्सन को काउंट किया जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वर्कफोर्स कहेंगे। इसमें जो वर्कफोर्स होती है ये डज नॉट इंक्लूड दोज हु आर विलिंग टू वर्क, जो विलिंग हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास बेटा, वर्क फोर्स इक्वल टू लेबर फोर्स, और लेबर फोर्स में आपने देखा था जो एक्चुअली वर्किंग है और विलिंग है दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो हम लेबर फोर्स में से माइनस कर दें नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, वर्किंग नहीं है पर विलिंग है, उनको हम लेबर फोर्स में से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी हमारे पास वर्क फोर्स। और वर्क फोर्स का मीनिंग होता है जो नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग। नेक्स्ट है इसमें अगर हम बात करते हैं दिस ब्रिंग टू अस टू एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएंगे इसमें से, जो विलिंग है लेकिन वर्क नहीं कर रहे हैं, विलिंग तो हैं लेकिन उनको वर्क नहीं मिला, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की हमने जब डेफिनेशन की थी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी तो यही था, जो विलिंग है एबल है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे लेकिन डज नॉट गेट वर्क, दैट पर्सन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन। तो यहाँ पे इसे अगर हम वर्क फोर्स में से वर्क फोर्स इक्वल टू लेबर फोर्स, और लेबर फोर्स में से अगर हम उन पर्सनस को माइनस कर दें जो विलिंग तो है लेकिन उनको वर्क नहीं मिला, तो यानी कि वो कौन से पर्सन आ जाएंगे हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इसमें है लेबर फोर्स, माइनस में से क्या करते हैं हम वर्क फोर्स, तो आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिलेटेड टू दिस आर द कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की या इसमें हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन रेट, तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू में 100। ये किसका फॉर्मूला है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। पार्टिसिपेशन रेट अगर हमें निकालनी है तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100। ठीक है, यहाँ पर भी यही है, बॉक्स के अंदर भी आप देखोगे तीनों जो फॉर्मूले हैं आपके वर्क फोर्स कैलकुलेट करने का, लेबर फोर्स माइनस में से नंबर ऑफ पर्सन नॉट आर वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। उसके बाद है नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, यानी कि लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, क्या आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू में 100। और नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन रेट, टोटल वर्क फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन और इनटू में 100। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।